मुगल काल में अयोध्या, बनारस, उज्जैन, मथुरा में मंदिरों को भारी नुकसान हुआ था। मुगल काल के शुरुआत में जहां अयोध्या पर आक्रमण किया गया तो उसके बाद औरंगजेब ने 1669 में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ डाला। उसके बाद उज्जैन महाकाल मंदिर को और बाद में मथुरा ब्रज भूमि पर हमला किया गया। वृंदावन के प्राचीन मदन मोहन मंदिर को तोड़ा गया। बांके बिहारी मंदिर से तो भक्तों ने मुख्य मूर्ति को पहले ही सुरक्षित निकालकर राजस्थान के भरतपुर ले आए। वृंदावन में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। अगर आप वृंदावन आने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लो। मैं आपको वृंदावन के प्रसिद्ध और प्राचीन 21 जगहों पर लेकर जाऊंगा। मात्र एक दिन में आपको पूरा वृंदावन घुमाऊंगा। घूमने का आसान तरीका बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे जाना है, कितना खर्चा होगा, कहां पहले जाना है, कहां बाद में जाना है, यात्रा का आसान और सस्ता तरीका क्या है, मंदिर कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, वृंदावन की परिक्रमा कैसे करनी है, प्रेमानंद जी महाराज से मिलना है तो कैसे मिलना होगा। मतलब वृंदावन यात्रा की A to Z अपडेटेड नई जानकारी आपको घर बैठे मिल रही है। अब आप वृंदावन जाओ या ना जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लो। घर बैठे आपको पूरे वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। एक सवाल आपसे है, क्या आपको पता है वृंदावन के किस मंदिर के दर्शन के बिना वृंदावन यात्रा अधूरी रहती है? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। फिर बांके बिहारी भक्त वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। राधे 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 राधे। सबसे पहले बात करते हैं कि वृंदावन कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से वृंदावन की दूरी करीब 150 किलोमीटर के आसपास है। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से 2.5-3 घंटे में वृंदावन पहुंच जाएंगे। आप NH19, NH44 से भी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में उससे भी पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से वृंदावन तक डायरेक्ट वोल्वो बस भी चलती है। किराया करीब 400-500 से शुरू हो जाता है जो 1000-1200 तक जाता है। लेकिन वो बस आपको वृंदावन कट पर ड्रॉप करेंगी। वहाँ से आपको ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा से मेन वृंदावन सिटी में आना पड़ेगा। यूपी रोडवेज की भी बहुत सी बसेस आपको मिल जाएंगी। आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन वृंदावन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यूँ तो वृंदावन में भी एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरे देश से रेल मार्ग से अच्छी से जुड़ा हुआ है। मथुरा जंक्शन से वृंदावन की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। जंक्शन से ही आपको डायरेक्ट वृंदावन के लिए लोकल सिटी बस मिल जाएगी। आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। सिटी बस में किराया करीब 20 से 25 रुपए रहेगा। अगर आप वृंदावन से बहुत ज्यादा दूरी पर है, किसी दूसरे राज्य में है, तो आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं। आपको आगरा आना होगा। आगरा में एयरपोर्ट है। आगरा एयरपोर्ट से वृंदावन की दूरी करीब 65 किलोमीटर के आसपास है। आपको वहां से कैब मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी। आपके शहर से आगरा तक फ्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं। और दिल्ली से वृंदावन कैसे आना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दिल्ली से आप बाय रोड, बाय ट्रेन आराम से वृंदावन पहुँच जाएंगे। तो ये तो बातें होती है वृंदावन पहुँचने की। अब बात करते हैं कि वृंदावन में कहाँ रुके। देखिए, अगर आप वृंदावन में रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए बहुत से होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं वृंदावन में मौजूद हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक दिन में सुबह से शाम तक आप वृंदावन के प्रसिद्ध और प्राचीन 21 जगहों पर कैसे घूम सकते हैं। आपको रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो रात को घर वापस भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वृंदावन में एक रात बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ नए वृंदावन या पुराने वृंदावन कहीं भी रुक सकते हैं। अगर आप नए वृंदावन प्रेम मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो आप कहाँ रुक सकते हैं वो बता देता हूँ। आप भानुमती रोड पर रुक सकते हैं, जिसे परिक्रमा मार्ग बोला जाता है। वहाँ भी होटल, धर्मशालाएं बनी हुई है। केशव मार्ग पर आप रुक सकते हैं। महाराजा सूरजमल रोड पर भी काफी होटल्स हैं, वहाँ रुक सकते हैं। रीना रोड जो मेन रोड है, वहाँ भी कुछ धर्मशालाएं और होटल्स बने हुए हैं। आप वैष्णो देवी धाम मार्ग पर रुक सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ठीक सामने वाले रोड पर काफी सारे होटल और धर्मशालाएं बन चुके हैं, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। प्रेम मंदिर एस्कॉन टेम्पल के सामने चैतन्य विहार है। चैतन्य विहार फेज 1 और फेज 2 दोनों जगह बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। यहाँ किराया 1000 से 3000 तक रहता है। इसके अलावा कुछ सस्ती धर्मशालाएं भी यहाँ बनी हुई हैं। अगर आप बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर या निधिवन के आसपास रुकना चाहते हैं तो वो पुराना वृंदावन है। वहाँ बहुत ज्यादा होटल्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गेस्ट हाउस, होटल आपको मिल जाएंगे। कुछ सस्ती धर्मशालाएं भी वहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन हो सकता है कि वहाँ तक आप अपनी कार से, ई-रिक्शा से या ऑटो रिक्शा से डायरेक्ट ना पहुँच पाएं, क्योंकि रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं। कभी कभी वहाँ पर नो एंट्री भी हो जाती है।
तो ऐसे में आपकी कार को, ई रिक्शा को या ऑटो रिक्शा को शायद एंट्री ना भी मिल पाए। आपको आपका सामान पैदल ही लेकर जाना पड़ेगा। तो होटल का चुनाव करते वक्त ये जरूर सोच ले कि आप डायरेक्ट होटल तक अपनी गाड़ी या ई रिक्शा या ऑटो से जा सके। अगर आप पुराने वृंदावन में रुकना चाहते हैं तो आप कहाँ रुक सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। वृंदावन बस स्टैंड के आसपास के होटल में रुक जाइए। वृंदावन मथुरा मेन रोड पर रुक सकते हैं, भूतेश्वर रोड पर रुक सकते हैं या भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर रुक सकते हैं। यहाँ काफी सारी धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं। ऑनलाइन भी वृंदावन में होटल की बुकिंग की जा सकती है, लेकिन उसमें आपको डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि वो कितना दूरी पर है, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी कार, ई रिक्शा या ऑटो या आपकी कैब होटल तक जा भी पाएगी या नहीं। तो होटल का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ये सब बातें होती है वृंदावन में रुकने की। अगर आपको रुकना है तो कहीं भी मेरी बताई इन जगहों पर रुक सकते हैं। अब बात आती है वृंदावन में घूमने की। वृंदावन के प्रसिद्ध सभी 21 जगहों पर दर्शन करने कैसे जाएं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप आसानी से पूरा वृंदावन घूम लेंगे, समय भी कम लगेगा और बहुत आसानी से सभी जगह दर्शन भी कर पाएंगे। वृंदावन में एक परिक्रमा होती है जिसकी बहुत मान्यता है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये वृंदावन का मैप है। चारों तरफ जो रोड दिख रहा है वो परिक्रमा मार्ग है। बस इसी रोड पर परिक्रमा करते हुए वृंदावन की प्रसिद्ध जगहों पर जा पाएंगे। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है। इसे भानुमति रोड भी बोला जाता है। एस्कॉन टेम्पल के ठीक बगल से ये रास्ता जाता है। वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं में से कुछ लोग परिक्रमा करते हैं और कुछ बस मंदिरों में दर्शन करके वापस चले जाते हैं। मेरे हिसाब से वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको वृंदावन परिक्रमा का लाभ मिलेगा, दूसरा इस परिक्रमा के दौरान आप वृंदावन के प्रसिद्ध 21 में से 15 जगहों पर भी जा सकेंगे। जाना कैसे है, उन सभी जगहों पर दर्शन कैसे करने हैं, कौन कौन सी वो जगह है, जानने के लिए इस वीडियो को एक बार बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। परिक्रमा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पैदल चले जाइए या फिर ई रिक्शा से परिक्रमा कर लीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो ई रिक्शा से आप परिक्रमा कर सकते हैं। सभी मंदिर तक ई रिक्शा पहुँच जाएगा। जाने से पहले आप ई रिक्शा वाले से तय जरूर कर लीजिए। जो मंदिर मैं बता रहा हूँ उन सभी मंदिरों के बारे में उनसे बात करने के बाद ही रिक्शा करिए। कितना खर्चा होगा ई रिक्शा में वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप इस पूरी परिक्रमा को पैदल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग के शुरुआती पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री राधा मदन मोहन मंदिर आता है। लिस्ट में नंबर 21 पर है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। परिक्रमा मार्ग से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। थोड़ी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जा सकते हैं। चलिए मंदिर में चलते हैं। वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है तो यहाँ से वृंदावन के खूबसूरत नजारे भी देखे जा सकते हैं। श्री राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे से एक रास्ता श्री बांके बिहारी मंदिर तक भी जाता है, लेकिन हम पहले परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के रास्ते में आने वाले सभी स्थानों पर दर्शन करते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुँचेंगे। श्री राधा मदन मोहन मंदिर से करीब 550 मीटर दूरी पर जुगल घाट है। तो लिस्ट में नंबर 20 पर है जुगल घाट। यमुना जी पर बना हुआ ये घाट बहुत प्राचीन है। परिक्रमा मार्ग के रास्ते में ये घाट पड़ता है, आप यहाँ भी जरूर आइएगा। जुगल घाट से करीब 800 मीटर की दूरी पर चीर घाट है। तो लिस्ट में नंबर 19 पर है चीर घाट। ये नजारा आप देख रहे हैं ये चीर घाट का है। यमुना जी के किनारे मौजूद ये घाट बहुत प्राचीन है। यमुना जी में आप यहाँ पर नाव की सवारी भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति से 100 रुपए चार्ज लिया जाता है। आसपास में खाने पीने के लिए भी काफी स्टॉल बने हुए हैं। ये जगह बहुत प्राचीन है, भगवान श्री कृष्ण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। चीर घाट के बारे में बताया जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए थे। सामने की तरफ आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये कदम का पेड़ है। बताया जाता है कि ये वही पेड़ है जिस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने चढ़कर यमुना जी में छलांग लगाई थी। अब इस पेड़ के सामने रोड बन चुका है। पहले यमुना जी का जल स्तर इस कदम के पेड़ तक था। पेड़ बहुत पुराना है। पेड़ को जैसे तैसे लोहे के बड़े बड़े पिलर लगाकर रोका गया है। इस मुख्य डाल को लोहे की रोड से रोका गया है। ठीक इसके पास में ही कालीदह मंदिर भी है। कालीदह मंदिर उस कालिया नाग को समर्पित है जिस नाग के ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। यहाँ आप वृंदावन आने के बाद जरूर आइएगा। चीर घाट से करीब 250 मीटर की दूरी पर निधिवन मौजूद है। तो लिस्ट में नंबर 18 पर है निधिवन। पतली पतली गलियों से, वृंदावन की कुंज गलियों से निकलते हुए मैं पहुंचा निधिवन तक। निधिवन भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मुख्य गेट के बाहर काफी साधु संत महात्मा बैठे रहते हैं। एंट्री गेट के पास ही शूज स्टैंड है। पास में एक प्रसाद की दुकान भी मौजूद है। चलिए निधिवन के अंदर चलते हैं। निधिवन में तुलसी के, मेहंदी के बहुत से पेड़ मौजूद हैं। निधिवन के क्षेत्र में या कह लीजिए पूरे वृंदावन में बंदरों का बहुत आतंक है। आपको बंदरों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो आपकी आंखों का चश्मा, हाथ में मौजूद मोबाइल, पर्स, कैप जो भी है
वो छीन कर ले जाएंगे। तो बंदरों से विशेष तौर पर सावधान आपको रहना पड़ेगा। हालांकि निधिवन में अब लोगों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग पर लोहे की रेलिंग लगा दी गई है। पहले ये लकड़ी की रेलिंग हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में इसको लोहे से बना दिया गया है। इस रेलिंग के पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि वही पुराने पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, इन पेड़ों को जरूर देखिएगा। ये पेड़ वही पेड़ है जो कृष्ण जी के जमाने के थे। निधिवन में आने के बाद आप पूरी तरह से राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो। ये जो आप डालियां देख रहे हैं, इन डालियों को गोपियां बोला जाता है। बताया जाता है कि रात में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं तो ये डालियां गोपियों का रूप ले लेती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते हैं। यहाँ पर एक राधा रानी मंदिर है, एक कृष्ण मंदिर है और एक बंसी चोरी मंदिर है। इन तीनों ही मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाइएगा। निधिवन के बारे में बताया जाता है कि रात में अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को देखने की कोशिश की तो वह जीवित नहीं रहा। पहले वो पागल हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी समाधि भी आसपास में बनी हुई है। वृंदावन आने वालों के लिए निधिवन एक महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। निधिवन के ठीक पास में ही एक और मंदिर है जिसे शाहजी मंदिर बोला जाता है। तो लिस्ट में नंबर 17 पर है शाहजी मंदिर। इस मंदिर को टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। यहाँ भी आपको बंदरों से विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। शाहजी मंदिर से करीब 350 मीटर की दूरी पर श्री राधा रमन मंदिर मौजूद है। तो लिस्ट में नंबर 16 पर है श्री राधा रमन मंदिर। वृंदावन की इन कुंज गलियों से निकलना, इन कुंज गलियों में घूमना बहुत अच्छा अनुभव देता है। पतले पतले रास्तों से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रंग बेरंग कर जयकारे लगाते हुए परिक्रमा करना एक शानदार अनुभव होता है। श्री राधा रमन मंदिर भी बहुत प्राचीन है। मंदिर सुबह 9 बजे खुलता है और 12 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे से फिर से यहाँ दर्शन करने आ सकते। वृंदावन के सभी मंदिरों के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि परिक्रमा आप जितना सुबह जल्दी करेंगे उतना आपको फायदा होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो मंदिर भी खुलने शुरू हो जाएंगे। श्री राधा रमन मंदिर में दर्शन के बाद अब हम जाएंगे केसी घाट, और केसी घाट वृंदावन का सबसे मुख्य घाट है। तो लिस्ट में नंबर 15 पर है केसी घाट। राधा रमन मंदिर से केसी घाट की दूरी मात्र 300 मीटर है। पैदल पैदल कुंज गलियों से निकलते हुए हम पहुँचे केसी घाट। ये नजारा केसी घाट का है। गाड़ी खड़ी करने के लिए भी काफी जगह है यहाँ पर। हालांकि आप अपनी गाड़ी ना लाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परिक्रमा मार्ग पर ही केसी घाट मौजूद है। केसी घाट के पास में कई सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। ये जगह बहुत सुकून देने वाली है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इस घाट पर अब यमुना जी में नाव की सवारी भी कर सकते हैं। 100 रुपए एक व्यक्ति से लिया जाता है। नाव की सवारी करते करते आप जुगल घाट, चीर घाट, केसी घाट और वृंदावन के और भी प्रसिद्ध घाटों को घूमने जा सकते हैं। केसी घाट से करीब 700 मीटर की दूरी पर श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर आता है। तो लिस्ट में नंबर 14 पर है श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, वृंदावन की पूरी यात्रा कर लो, अगर यहाँ मंदिर में दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो जब मौका मिले, जैसे भी हो, आप यहाँ दर्शन करने जरूर आइएगा। परिक्रमा के रास्ते में ही इस मंदिर तक आने का भी रास्ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी परिक्रमा करने के बाद, सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद ही हमें गोपेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब आपको मौका मिले, जब भी आप मंदिर के आसपास हो, तो यहाँ सिर झुकाकर जरूर जाइएगा। ये वही मंदिर है जब भगवान शंकर कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक गोपी का रूप लिया था। इसीलिए इस मंदिर को गोपेश्वर महादेव मंदिर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में दर्शन के बाद ही आपकी वृंदावन यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर श्रीधाम गोदा विहार मंदिर मौजूद है। तो लिस्ट में नंबर 13 पर है श्रीधाम गोदा विहार मंदिर। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। अगर आप वृंदावन में फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। मूर्तियों की बहुत सुंदर कलाकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। मंदिर बहुत खूबसूरत है। श्रीधाम गोदा विहार मंदिर में सभी भगवान की मूर्ति बनी हुई है, या कह लीजिए कि भगवान श्री नारायण के सभी अवतारों को यहाँ दिखाया गया है। गोदा विहार मंदिर से वृंदावन की कुंज गलियों से गुजरते हुए, परिक्रमा करते हुए मात्र 250 मीटर की दूरी पर हम पहुँचे श्री रंगनाथ जी मंदिर। तो लिस्ट में नंबर 12 पर है श्री रंगनाथ जी मंदिर, जिसे सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये श्री रंगनाथ जी मंदिर का है। ये मंदिर बहुत बड़ा है। इस पूरे मंदिर को घूमने में काफी समय भी लग जाता है। मंदिर के बाहर ही शू स्टैंड बना हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा सोने का खंबा भी है, इसीलिए इसे सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप शीश महल भी देखने जा सकते हैं, जिसका 5 रुपए टिकट है। बहुत अच्छी जगह है, आप जरूर जाइएगा। आप यहाँ वाहन महल भी देखने जा सकते हैं, जिसका 10 रुपए टिकट लिया जाता है। वाहन महल में बहुत से अलग अलग सोने के बने हुए वाहन आप देख पाएंगे। रंगनाथ जी मंदिर भी वृंदावन के बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है।
कहते हैं कि जो वृंदावन आया वो रंगनाथ जी मंदिर जरूर जाता है। रंगनाथ जी मंदिर से करीब 900 मीटर की दूरी पर श्री कात्यायनी माता का मंदिर आता है। तो लिस्ट में नंबर 11 पर है माता कात्यायनी मंदिर। माता कात्यायनी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। वृंदावन का बहुत प्राचीन मंदिर है। नवरात्रों में यहाँ बड़े स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की एक खास बात है, बताया जाता है कि यहाँ पर जो युवक युवती की विशेष पूजा करते हैं तो 41 दिन के भीतर उनका विवाह हो जाता है। इस मंदिर की पिछली दीवार पर लोग सिक्के चिपकाते हैं। एक शक्ति है यहाँ पर कि सिक्के खुद ब खुद दीवार पर चिपक जाते हैं। शाम के वक्त संध्या आरती के दौरान माता रानी के खजाने से लोगों के ऊपर पैसे उड़ाए जाते हैं। बताया जाता है कि अगर उस पैसे को हम अपने पास रखें तो घर में बरकत आती है। तो आप भी कात्यायनी माता मंदिर दर्शन करने जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 10 पर है श्री बांके बिहारी मंदिर। माता कात्यायनी मंदिर से बांके बिहारी मंदिर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते हैं। वृंदावन की पतली पतली कुंज गलियों से निकलते हुए बांके बिहारी मंदिर तक जा सकते हैं। ये पतली पतली गलियां वृंदावन का मुख्य बाजार भी हैं। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है, या फिर यूँ कहिए वृंदावन के सभी मंदिरों में जितनी भीड़ होती है उतनी अकेले बांके बिहारी मंदिर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी मंदिर तक जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर से पहले एक मुख्य तिराहा है जिसे गौतम पाड़ा बोला जाता है। ये नजारा गौतम पाड़ा का है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से या अपनी कार से भी आ सकते हैं, लेकिन अपनी कार से ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आसपास में 2-3 छोटी छोटी कार पार्किंग भी बनी हुई है, लेकिन गाड़ी लाना यहाँ एक सही ऑप्शन नहीं है। बांके बिहारी मंदिर तक आने के लिए गौतम पाड़ा से पतली पतली कुंज गलियों से होकर निकलना पड़ेगा। और ये यहाँ का मुख्य बाजार भी है। दोनों तरफ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबे, फूल प्रसाद की दुकानें और भी अलग अलग दुकानें बनी हुई है। ये गलियाँ हमेशा खचाखच लोगों से भरी रहती है। चलिए बांके बिहारी मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी मंदिर के अंदर के नज़ारे हैं। सच बताऊं तो आज यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, वरना ये जगह पूरी तरह से लोगों से भरी होती है। यहाँ पहुँच पाना ही बहुत मुश्किल भरा रहता है। चलिए आप भी घर बैठे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी जरूर। लिस्ट में नंबर 9 पर है श्री राधा वल्लभ मंदिर। बांके बिहारी मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर श्री राधा वल्लभ मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है। जो लोग श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन करते हैं वो यहाँ भी दर्शन करने जरूर आते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। इस मंदिर की खास बात है, जिस गेट से एंट्री होती है एग्जिट उससे नहीं होती है, एग्जिट दूसरे गेट से होती है। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में लोग अंदर जाते हैं और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ कम रहती है। लिस्ट में नंबर 8 पर है सेवा कुंज। श्री राधा वल्लभ मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सेवा कुंज स्थित है। सेवा कुंज भी निधिवन जैसा एक वन है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बंसी बजाया करते थे। सेवा कुंज में मुख्य मंदिर भी है, वहाँ भी आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। लिस्ट में नंबर 7 पर है श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम मंदिर, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सेवा कुंज से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर बस स्टैंड के पास अटल्ला चौक के बेहद करीब कांच मंदिर मौजूद है। ये कांच मंदिर के ठीक बाहर का नजारा है। चलिए मंदिर में चलते हैं, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम पूरी तरह से कांच का बना हुआ मंदिर है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर का है। बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक गुफा भी है जिसका 5 रुपए टिकट है। चलिए टिकट लेते हैं और गुफा के अंदर चलते हैं। ये गुफा भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर झांकियाँ मंदिर के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह वृंदावन की परिक्रमा करते हुए हम 15 अलग अलग जगहों पर दर्शन कर सकते हैं। इस परिक्रमा में और पूरी दर्शन यात्रा में 12 से 1 तो आराम से बच जाता है। आप चाहे तो यहाँ से ई रिक्शा या पैदल ही आगे का सफर कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान हमें जिन स्थानों पर जाना था वो सभी स्थान पूरे हो चुके हैं। अगर आप इस पूरी यात्रा को ई रिक्शा से करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ई रिक्शा वाले करीब 8 से 10 मंदिर घुमाते हैं और वो आपसे 1000 से 1100 रुपए चार्ज करेंगे एक पूरे ई रिक्शा का। लेकिन अगर आपको परिक्रमा के साथ मेरी बताई इन सभी 15 जगहों पर भी जाना है तो पहले आप ई रिक्शा वालों से इन सभी जगहों के बारे में डिस्कस कर लें, पैसे भी तय कर लें। मेरा मानना है कि 1000 से 1500 रुपए के बीच में आपका पूरा ई रिक्शा बुक हो जाएगा। इसमें 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो पर पर्सन बहुत कम खर्चा आएगा और आपकी पूरी वृंदावन परिक्रमा के साथ वृंदावन के प्रसिद्ध प्राचीन 15 अलग अलग जगहों पर भी आप दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अभी वृंदावन की 6 और ऐसी जगह बाकी हैं जहां वृंदावन आने के बाद हमें जरूर जाना चाहिए। वहां भी मैं आपको लेकर चलूंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन
जरूर दबाइएगा। वृंदावन के सभी मंदिर लगभग दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर शाम को 3:30 से 4 बजे के आसपास खुलते हैं। तो ऐसे में बाकी 6 जगहों पर हमें शाम को जाना होगा। बीच के इस समय में अगर आपने वृंदावन में रुकने का फैसला किया है तो आपका रूम होगा, आप अपने होटल, आपके धर्मशाला चले जाइए, वहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अगर आपको वृंदावन में रुकना नहीं है तो आप वृंदावन के किसी भी आश्रम में पहुँच जाइए, वहाँ आराम से 2-3 घंटे बिता सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। दोपहर को 3:30 बजे आप निकल जाइए वैष्णो देवी धाम मंदिर के लिए। अगर आप एस्कॉन टेम्पल या प्रेम मंदिर के आसपास हैं तो मात्र 20 रुपए देकर आप ई रिक्शा से वैष्णो देवी धाम मंदिर तक जा सकते हैं। 4-5 लोग एक ई रिक्शा में आराम से बैठ जाते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर है वैष्णो देवी धाम मंदिर। ये नजारा है वैष्णो देवी धाम मंदिर के ठीक बाहर का। मंदिर के अंदर DSLR कैमरा, एक्शन कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। मोबाइल फोन अब लेकर जा सकते हैं, पहले यहाँ पर मोबाइल फोन भी ले जाने की परमिशन नहीं थी। मंदिर के अंदर लॉकर्स की व्यवस्था है, आप वहाँ पर आपका कीमती सामान रख सकते हैं। शू स्टैंड भी मंदिर के अंदर ही मौजूद है। अगर आप अपनी कार से आए तो मंदिर के ठीक सामने ही एक बहुत बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है। आसपास में स्ट्रीट फूड के काफी सारे ऑप्शन है। मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के कुछ खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। वैष्णो धाम मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत खूबसूरत व्यूज यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत गुफा है जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां देखने के लिए मिलती हैं। ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं ये शेरावाली माता का है, दूर से ही ये नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। तो इस मंदिर में भी आप शाम के वक्त जरूर आइएगा। वैष्णो देवी धाम मंदिर के बाद आप जाइए दूसरे मंदिर जो है प्रियकांत जू मंदिर। तो लिस्ट में नंबर 5 पर है प्रियकांत जू मंदिर। देवकीनंदन महाराज ने इस मंदिर को बनवाया था। आप वैष्णो देवी धाम मंदिर से पैदल ही प्रियकांत जू मंदिर तक आ सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी करीब 800 मीटर है। पैदल आराम से शाम के वक्त टहलते हुए आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। प्रियकांत जू मंदिर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत फाउंटेन यहाँ देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। शाम के वक्त अगर आप यहाँ आएंगे तो इस मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होती है। अब आप चाहें तो फिर से ई रिक्शा कीजिए और पहुंच जाइए चंद्रोदय मंदिर। लिस्ट में नंबर 4 पर है चंद्रोदय मंदिर। प्रियकांत जू मंदिर से चंद्रोदय मंदिर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। शाम के वक्त टहलते हुए आप चाहें तो ई रिक्शा से 10 रुपए देकर चंद्रोदय मंदिर पहुंच सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ भी एक बार जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 3 पर है प्रेम मंदिर। चंद्रोदय मंदिर से प्रेम मंदिर के बीच की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है। ई रिक्शा में 10 रुपए देकर आप प्रेम मंदिर पहुंच जाएंगे। शाम के वक्त अगर आप प्रेम मंदिर आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर शाम को पहुँच पाना शायद मुश्किल भरा हो जाए। हालांकि मंदिर के पास में ही काफी सारी कार पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी भी कर सकते हैं। प्रेम मंदिर से थोड़ा दूरी पर एक बहुत बड़ी मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है, वहाँ भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ई रिक्शा के थ्रू आप डायरेक्ट प्रेम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। प्रेम मंदिर में भी DSLR कैमरा, एक्शन कैमरा ले जाने की परमिशन अब नहीं है। मोबाइल फोन आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैग है तो वो भी ले जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि बैग को चेक कराकर आप अंदर ले भी जा सकते हैं। रात के वक्त इस मंदिर की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ भी यहाँ शाम के वक्त ही होती है। हालांकि मंदिर दिन में भी खुलता है लेकिन तब ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं रहती है। प्रेम मंदिर देखने लायक जगह है। आप में से बहुत लोग प्रेम मंदिर पहले भी देख चुके होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जितने भी मंदिर मैंने आपको दिखाए हैं आप उनमें से कौन कौन से मंदिर को घूम चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लिस्ट में नंबर 2 पर है एस्कॉन टेम्पल। प्रेम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एस्कॉन टेम्पल भी मौजूद है। खूबसूरत बाजारों से घूमते हुए आप एस्कॉन टेम्पल पहुंचेंगे। ये नजारा है एस्कॉन टेम्पल का। ये मंदिर भी बहुत शानदार है। अंग्रेजों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है वृंदावन में एस्कॉन टेम्पल। यहाँ भी शाम के वक्त हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। मंदिर के आसपास बहुत बड़ा बाजार बन चुका है जहाँ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स, ढाबे, अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए कपड़ों की दुकानें और भी बहुत सारी दुकानें यहाँ बनी हुई हैं। बच्चों के लिए टॉयज की दुकानें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है वृंदावन के बाजार। वृंदावन के बाजार घूमने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो उस दौरान मंदिरों में दर्शन करते करते भी आप अलग अलग जगहों के बाजार देख पाएंगे। अगर आप प्रेम मंदिर, एस्कॉन टेम्पल के आसपास है तो वहाँ के बाजार भी दर्शन के बाद आप घूम सकते हैं। वृंदावन की कुंज गलियों के बाजारों में भी आप घूमेंगे। प्रेम मंदिर के आसपास के बाजारों में भी आप घूम पाएंगे। तो इस तरह से होती है वृंदावन की यात्रा, जिसमें आप वृंदावन के प्रसिद्ध 21 जगहों पर दर्शन कर पाएंगे। आप इनमें से किस किस जगह पर गए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। अगर आप वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो रात को 2-2:30 बजे वो अपने आश्रम से परिक्रमा मार्ग पर निकलते हैं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग उनके
मात्र एक दर्शन के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। आप भी रात को 2:30-3 बजे के आसपास उनके आश्रम के पास पहुंच जाइए। परिक्रमा मार्ग पर पहुंच जाइए। प्रेम मंदिर के ठीक पीछे ही उनका आश्रम बना हुआ है। अगर आप लकी हुए तो आपको दर्शन जरूर मिलेंगे। वृंदावन के खान पान की बात करें तो यहाँ पर सभी तरह का शाकाहारी खाना मिल जाएगा। एक बात और, वृंदावन में सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में बिना लहसुन प्याज का ही खाना दिया जाता है, लेकिन खान पान से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत वृंदावन में नहीं होगी। आप यहाँ के प्रसिद्ध बिड़ई, पूरी सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब वृंदावन में आप एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। वृंदावन में आप पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जिस पैराग्लाइडिंग को करने के लिए हम पहाड़ों पर जाते हैं, शिमला, मनाली, मसूरी जाते हैं, उसे आप वृंदावन में भी कर पाएंगे। 3500 से 4000 एक व्यक्ति से चार्ज लिया जाता है पैराग्लाइडिंग का। हालांकि एक मोटरेबल पैराग्लाइडिंग है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा कि वृंदावन में पैराग्लाइडिंग कहाँ की जा सकती है। वृंदावन यात्रा के बजट की बात करें तो बजट फ्रेंडली टूर है वृंदावन। बहुत कम खर्चे में वृंदावन यात्रा हो जाती है। मैंने आपको बताया कि मात्र एक दिन में पूरा वृंदावन आप कैसे घूम सकते हैं, वृंदावन के प्रसिद्ध 21 जगहों पर कैसे जाना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप वृंदावन आए तो कम से कम एक रात वृंदावन में जरूर बिताइएगा, एक रात का स्टे जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपकी यात्रा भी आसान हो जाएगी। वृंदावन घूमने में सुबह के वक्त परिक्रमा करने निकल जाइए, प्रसिद्ध 15 जगहों को विजिट कर लीजिए। उसके बाद वापस आपके होटल धर्मशाला पहुंच जाइए, 2-3 घंटा आराम कीजिए और शाम को दूसरी जगहों को दर्शन करने चले जाइए। ऐसा करने से आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा। कम समय में आसानी से बिना ज्यादा पैदल चले आपकी यात्रा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वृंदावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अभी भी कोई सवाल है वृंदावन यात्रा से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। वृंदावन यात्रा की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्हें घूमने का शौक है। आपके रिलेटिव, आपके दोस्त सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्या पता इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।